पीरियड राज्य आज सा 9वें विषय गणित के अंदर हमें सांख्यिकी जो कि गणित के शाखा है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। गणित में विभिन्न शाखाओं को अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में सांख्यिकी गणित की एक शाखा है, जैसे गणित है, बीजगणित है, ज्यामिति है। इसी प्रकार गणित में सांख्यिकी इसका एक चैप्टर है जिसमें हमें आंकड़ों के द्वारा विभिन्न समस्याओं का हल करते हैं। वैसे आपने नीचे की कक्षाओं में आंकड़ों के बारे में पढ़ा है। जैसे गणित में हमें इन आंकड़ों को संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि ये जो संख्याएं हैं वो जैसे 5 है, 7 है, वो संख्याएं, तो उन संख्याओं को सांख्यिकी के अंदर जैसे गणित की जो संख्या होती है उसके अनुसार गणित के संकेतक और भाषाएं प्रयुक्त होती है। तो आंकड़े सांख्यिकी में आंकड़े किनको कहते हैं, इसकी परिभाषा कि सांख्यिकी में संख्याओं के समूह को आंकड़े कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में इसको डाटा कहते हैं। तो आंकड़े सांख्यिकी में संख्याओं का जो समूह होता है वो आंकड़े कहलाता है। आंकड़े एकत्रित करने की विभिन्न विधियां होती हैं। तो आंकड़े एकत्रित करने के लिए कई जगह व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से जाकर के आंकड़े एकत्रित करता है, कई जगह किसी संस्था के द्वारा आंकड़े इकट्ठा करते हैं और कई जगह आंकड़े कुछ बुकों के द्वारा प्रश्नावलियां बना करके फॉर्मों के द्वारा उनमें आयोजित कर करके इसके द्वारा प्राप्त करते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं, भारत में भी एक सांख्यिकी विभाग है और इस प्रकार अलग अलग जो विभाग होते हैं वो अपने अलग अलग समूह के द्वारा उन संख्याओं को आंकड़ों के द्वारा प्रदर्शित करके जो समस्या होती है उसका हल खोजते हैं और उसका समाधान करते हैं। सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, उसके द्वारा समस्याओं का हल खोजा जाता है। जैसे माध्य, जिसको गणित में वस्तु कहते हैं, उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। माध्यक है, बहुलक है, इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं जो सांख्यिकी में काम में ले जाते हैं। तो इसी क्रम में जो आंकड़े हैं इसको मैंने बता दिया कि आंकड़ा संरक्षण करता प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही प्रकार से जाकर के एकत्रित करता है। तो इसी क्रम में इन आंकड़ों के इकट्ठा करने के आधार पर इसके 2 प्रकार बताए हैं। एक है प्राथमिक आंकड़े, प्रथम प्रकार है प्राथमिक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार है। वे आंकड़े जो सर्वेक्षणकर्ता प्रथम बार नए सिरे से एकत्रित करता है प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। यानी
प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े कहलाते हैं जिन आंकड़ों को सर्वेक्षणकर्ता प्रथम बार नए सिरे से शुरू करता है, एकत्रित यानी एकता करता है, उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जैसे किसी कक्षा में कक्षा अध्यापक जब विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करता है तो वो उपस्थिति क्या है, उन विद्यार्थियों की जो उपस्थिति प्राथमिक आंकड़ा कहलाएगी, क्योंकि उपस्थिति लेने का काम कक्षा अध्यापक स्वयं जाकर के प्रथम बार रोजाना नए सिरे से शुरू करता है, इसलिए इसका नाम प्राथमिक आंकड़े कहलाएगा। ऐसे आंकड़े जो सर्वेक्षणकर्ता प्रथम बार नए सिरे से शुरू करता है, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। इसके बाद दूसरा है द्वितीयक या गौण आंकड़े। यह आंकड़ों का दूसरा प्रकार है जिसको हमें द्वितीयक या गौण आंकड़े कहते हैं। यह आंकड़े, इसकी परिभाषा क्या है, वे आंकड़े जो पहले से एकत्रित किए हुए हो और पुनः उसको काम में लिया जाता है, तब वे प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक आंकड़े या द्वितीय या गौण आंकड़े वे आंकड़े जो सर्वेक्षणकर्ता पहले से एकत्रित किए गए आंकड़ों को पुनः दोबारा काम में लेता है, द्वितीयक या गौण आंकड़े कहलाते हैं। अब आप समझेंगे कि जब पहली बार कोई वस्तु आंकड़े काम में ले जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़े, और जब काम में लिए आंकड़ों को पुनः दोबारा कार्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वे गौण आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर किसी कक्षा की उपस्थिति का प्रधानाचार्य अपना रिपोर्ट बनाता है तो वो द्वितीयक आंकड़े हो जाएगा, क्योंकि प्रथम बार उपस्थिति का कार्य कक्षा अध्यापक ने किया था, उसके बाद पुनः उसको आंकड़ों को उपस्थितियों को वो प्रधानाचार्य काम में लेता है, तब वो द्वितीयक या गौण आंकड़े कहलाएंगे। इस प्रकार आंकड़ों के दो प्रकार हैं जो हमें बताए गए हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। उन आंकड़ों के पास उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। प्रश्नावली 14.1 है जिसमें क्वेश्चन दिया है कि इन आंकड़ों के पास उदाहरण देने जो आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की लंबाई माप सकते हैं, ये आपका उदाहरण मिल सकता है। या आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का भार माप सकते हैं, उनका आंकड़ा हो सकता है। या आप किसी जनवरी के जो महीने हैं उन महीनों का तापमान माप सकते हैं, वो भी आपका एक महीने का आंकड़े बन जाएगा। या जैसे जुलाई के महीने में होने वाली वर्षा को माप सकते हैं तो वो भी आपके आंकड़े बन सकते हैं। इस प्रकार अनेक उदाहरण आप अपने जीवन में दे सकते हो जो आंकड़े के रूप में एकत्रित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें ऊपर दिए गए प्रश्न एक के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत करना है। तो जो आंकड़े आप प्रथम बार नए सिरे से एकत्रित कर रहे हो उसको प्राथमिक आंकड़े में संकलित कर दो, और जो आंकड़े आप किसी के द्वारा पहले से एकत्रित
किए हुए हैं और उन्हीं आंकड़ों को उन्हें कार्य में ले रहे हैं, तो उसको द्वितीय आंकड़ों में प्रस्तुत कर दो। अब आगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी इसके बाद अपना बिंदु है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का अर्थ है कि आंकड़ों को सारणीबद्ध करना। जब आप विभिन्न प्रकार के आंकड़े एक कर लेते हो तो उसके बाद उन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए क्रमबद्ध, यानी उसको सारणीबद्ध के रूप में इकट्ठा करना ही उसका प्रस्तुतिकरण है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि गणित के परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अंक है और उसको हमें सारणी में प्रस्तुत करना है, तो हम इसको सारणी में प्रस्तुत करने के लिए क्रमशः में या क्रम संख्या लगा देते हैं। ये क्रम संख्या का कॉलम बन गया। उसके बाद हम यहाँ मिलान चिन्ह ले देते हैं, क्रम संख्या के बाद हमें यहाँ विद्यार्थी का नाम, छात्र छात्रा का नाम या उसका रोल नंबर लिख देते हैं और फिर यहाँ से अंक लिख देते हैं जो उसने प्राप्त किए और यहाँ से मिलान चिन्ह के बाद लिख देते हैं और उस प्रकार उसके एक सारणी के रूप में क्रमबद्ध सारणी का निर्माण हो जाता है। जैसे क्रम संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4, इस प्रकार ये क्रम संख्या लिख देते हैं। यहाँ छात्र का रोल नंबर लिख दिया 20, रोल नंबर लिख दिया 2, 6, 8, 10, जैसे यहाँ से प्राप्त किए गए अंक लिख दिए। जैसे इसमें 20 में से 15, 7, 8, 14 जैसे प्राप्त किए इस तरह के यहाँ पर उनके जो अंक हैं उसका टेलीमार्क बना देंगे कि उसको जैसे टेलीमार्क में 4 संख्या के बाद 5, उसके बाद फिर 5, उसके बाद फिर 5, इस प्रकार 5-5 संख्याओं के जो समूह बनते हैं। इसका एक 5 का ग्रुप होता है। अगर 5 के बाद सभी में आओ तो आगे एक लाइन थोड़ा सा स्थान एक छोड़ के उसके बाद लिखते हैं दूसरा ग्रुप। अगर 7 लिखना तो 2 लाइन, 9 तक 4 लाइन, अगर 10 लिखना हो तो फिर एक 5 का ग्रुप बन जाएगा। इस प्रकार इनको सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, जब आंकड़ों की संख्या काफी विस्तृत आंकड़े हो, तब उनको कुछ वर्गों में विभाजित करते हैं। यानी जब आंकड़ों का विस्तार काफी अधिक हो तो हम उसकी सुविधा अनुसार इनको वर्गों में विभाजित कर देते हैं। जब वर्ग में विभाजित करते हैं, जैसे किसी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं और गणित का टेस्ट हुआ
उसमें उसने जो अंक प्राप्त किए हैं उनको अगर हम सारणी में प्रविष्ट करें, हम इसको इस प्रकार वर्गीकृत कर देते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार इन अंकों का एक समूह बना लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें 0 से लेकर के 9 तक के अंक जिस विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं वो इसमें रखे जाएंगे 9 तक के अंक, यानी किसी विद्यार्थी ने 0 से लेकर के 9 तक के जो अंक है, ये मैं केवल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, केवल समझना है अभी। तो ये क्या, ये वर्गांतर कहलाता है। ये जो वर्ग बन गए, इन वर्गों में ये हमने जो कार्य किया है, ये इन वर्गों का अंतर यानी वर्गांतर कहलाएगा। अंतराल है जिसमें इसके 2 भाग हैं, एक तो ये भाग है जिसका हमें निम्न सीमा कहेंगे, नीचे वाली निम्न सीमा, और दूसरी ये इसका दूसरा भाग है जिसको हम ऊपरी सीमा कहेंगे, ऊपरी सीमा होगी। अब ये जो इसमें क्या होगा, 1 से 10 तक यानी 0 से लेकर 9 तक के जितने भी हम प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं वो सारे एक साथ एक कॉलम में आ जाएंगे। तब हमें इनका विस्तार को संक्षिप्त में कर लेंगे। तो आंकड़ों का जब काफी विस्तार होता है तब उसको श्रेणी वाइज वर्गों में डिवाइड यानी वर्गों में विभाजित कर देते हैं, और इस प्रकार वर्गों में विभाजित करने के कारण इसको वर्ग चिन्ह के नाम से जाना जाता है। और इसमें इसके वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, ये दोनों आंकड़ों का जो अंतर है ये वर्ग अंतराल कहलाता है। इस कॉलम का नाम वर्ग अंतराल हो गया। ये वर्ग अंतराल कहलाएगा। इसको हमें पहले वाली जो है निम्न सीमा रहेगी, बाद वाली है इसका नाम ऊपरी सीमा हो जाएगी। फिर अगले वर्ग अंतराल में ये निम्न सीमा हो जाएगी, ये ऊपरी सीमा हो जाएगी। इस प्रकार इसका ये जो क्रम है इसी क्रम में चलता रहता है, और इसकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा बनती रहती है। इस प्रकार ये क्रम है जिसमें हमें आंकड़ों में इन दोनों अंकों का अंतराल जो है, जैसे 0, 10 - 0 10, ये 10 के अंतराल से चलता है। वर्गों के अंतर से 10 के अंतर से, यानी इसका आंकड़ों का जो फैलाव है जिसको आपने परिसर या रेंज के बारे में नीचे वाली कक्षाओं में पढ़ा है, तो ये इसका परिसर है। इससे वर्ग अंतराल का ये परिसर हो गया, प्रसार फैलाव हो गया, इसकी रेंज हो गई। तो ये आगे उसी प्रकार क्रम से चलते जाते हैं और इसका विस्तार आगे चलता जाता है। तो इसी क्रम में इसकी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा बढ़ती जाती है। साथ साथ में इसके मिलान चिन्ह के टेबल बना देते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर हमें एक टेबल बनाकर के बता देता हूँ, उसके अनुसार आपको उसी प्रकार बनाना है। उदाहरण में दिया हमने एक वन महोत्सव, एक वन महोत्सव, एक वन महोत्सव में 100 विद्यालयों में 100
विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में 100 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए। इन आंकड़ों का काफी प्रसार है, फैलाव है और इसलिए हमें इन आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण करना है क्रम से। अब इसको प्रस्तुत करने के लिए इसको संख्याओं में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने की दो विधियां, एक सतत सारणी कहलाती है और एक असतत सारणी कहलाती है। तो हमें इसको सतत सारणी के रूप में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन बुक के अनुसार इसमें असतत सारणी के रूप में डिवाइड किया गया है। जैसे वर्गांतराल, उसके बाद उसने पहले वाला मिलान चिन्ह है, उसके बाद विद्यालय की बारंबारता, उसके बाद आगे बारंबारता। इस क्रम से टेबल बनी हुई है जिसमें वर्गांतराल क्या है? वर्गांतराल बचे पौधों की संख्या को प्रदर्शित करता है। वर्गांतराल बेचे गए पौधों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। और जैसे आने टेबल में ये 20 से 29, 30 से, क्योंकि 29 के बाद 30 से 39 और फिर 40 से 49, फिर 50 से 59। तो इस प्रकार इनकी ये टेबल बनी हुई है। टेबल के अनुसार यहाँ हमें बेचे गए पौधों की बारंबारता 3 दर्शाई है, इसलिए 3 को मिलान चिन्ह 3 को प्रदर्शित करेगा। दूसरे कॉलम में इसकी संख्या 14 दर्शाई गई है। 14 के लिए मैंने बताया था कि इसमें 5-5 का एक ग्रुप बनता है। ये 4 के बाद 5 1 के टेढ़ी लाइन है जिसको काटा गया है। ये 5 का समय हो गया, 5 हो गए। 5 के बाद छठा शुरू करते समय हमें पुनः हो देखना है, उसी क्रम में लगानी है। ये 5 5 10 का समय बन गया। उसके बाद 10 से और 4 जगह हो गए और अगला समय इन 4 का रखा जाएगा। इस प्रकार ये 14 हो गए। तो इस प्रकार इन संख्याओं की जो आंकड़े विस्तार रूप में जो होते हैं उसको सारणीबद्ध रूप में वर्गांतराल के रूप में पेश करके और उसको छोटे रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। इसलिए क्रम से इन आंकड़ों को इन सारणी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब वर्ग जो अंतर है उसे हमें आंकड़ों में किस पौधे में, किस विद्यालय में सर्वाधिक पौधे खरीदे गए उनका पता हमें इन
टेलीमार्क से चल सकता है। जैसे हमें देख लेते हैं कि किसमें बारंबारता सर्वाधिक है और कौन से में टेलीमार्क के अनुसार सर्वाधिक मान है, वही मान उसके अनुसार उसका विवरण कराएगा। आंकड़ों का ये प्रस्तुतिकरण है। इस प्रकार आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करने के लिए अपने पास असतत श्रेणी है। मैंने बताया कि आंकड़ों को प्रस्तुत करने की दो श्रेणियां हैं। ये असतत वर्गीकृत बारंबारता वर्णन है और एक होता है सतत वर्गीकृत बारंबारता वर्णन, जो हमें आपको कल पढ़ाएंगे। आज हमें असतत वर्गीकृत बारंबारता वर्णन बनाते हैं, जिसमें इसकी ऊपरी सीमा और इसकी निम्न सीमा अलग अलग दर्शाई गई है। इसका नाम असतत है। सतत श्रेणी में जैसे 20 से 29 होगा, अगला 29 से 30 होगा, इस क्रम से चलती है। उसमें ऊपरी सीमा अगले वाले की ऊपरी सीमा, उसके बाद वाले की निम्न सीमाएं समान चलती। ये असतत श्रेणी है। हमें असतत श्रेणी का में लेनी है या सतत श्रेणी का में लेनी है, उसके अनुसार ही कार्य करना है। अगला चैप्टर कल करेंगे।